जिस जगह पर, जिस हाल में आप और हम आज जमा हुए हैं, वो संविधान बनाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से इस हाल को रखा गया है। तो मैं आपको सिर्फ यही पैगाम देने आया हूँ कि हमारे भारत को आज़ाद होकर 75 साल हो चुके हैं और हमारे वतन अजीज में संविधान जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको बनाकर दिया है, संविधान तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने बना दिया, मगर संविधान बनाने के बाद बाबा साहेब अम्बेडकर और उनके तमाम साथियों ने आने वाली नस्लों के लिए एक पैगाम दिया कि अगर तुमको इस संविधान से फ़ायदा हासिल करना है, इस संविधान को बचाना है, तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने और हमारे बुजुर्गों ने हमको ये पैगाम दिया कि अगर तुम ये चाहते हो कि वतन अजीज़ में तुमको मसावत मिले, तुमको इंसाफ मिले, भाईचारगी तुमको हासिल हो, तो ये बहुत ज़रूरी है कि तुम एक सियासी ताकत बनो। तो मैं आपको ये अपील करने आया हूँ कि हम राजस्थान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को शुरू किए हैं। मैं आपसे दरमंदाना अपील करने आया हूँ कि आप हमारा साथ दीजिए, इस पार्टी को मजबूत बनाइए, इस पार्टी के मेंबर बनिए, इस पार्टी के संगठन को मजबूत करिए। आप इसकी जिम्मेदारी को लीजिए, ये बोझ ज़रूर है, मगर याद रखिए अगर आप इस वक्त पर अगर आप इस बोझ को नहीं उठाएंगे तो फिर आने वाली जो नस्ल है, जो आज मासूम बच्चे हैं जिनके मुस्तकबिल को हम अच्छा करना चाहते हैं, कहीं वो आपके और हमारी उम्र में पहुँच कर ये शिकायत ना करें कि काश अगर हमारे बुजुर्गों ने अपनी जवानी में मेहनत और जस्तजू की होती और अपनी एक सियासी क़यादत को, अपनी एक पार्टी को मजबूत किया होता, तो शायद हमारा ये हाल नहीं होता। मेरे अजीज़ दोस्तों, बुजुर्गों, हमारे देश में और राजस्थान जैसे इतने बड़े प्रदेश में बहुत ज़रूरी है कि दलित हो, आदिवासी हो या अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान हो, आप जब तक अपनी एक सियासी लीडरशिप को नहीं बनाएंगे, आप मेरी बात को लिख कर रख लीजिए कि आपसे कभी इंसाफ नहीं होगा। अगर आप इंसाफ चाहते हैं, अगर आप अपना हक मनवाना चाहते हैं, अगर आप नाइंसाफ़ी का खात्मा करवाना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि सरकारें आप पर जुल्म ना करें, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चों की जान की और माल की हिफाजत हो, अगर आप ये चाहते हैं कि अपनी शरीयत को बचाया जाए, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके मस्जिदों को और आपकी इबादतगाहों को निशाना बनाया ना जाए, तो फिर याद रखिए आपके पास एक ही चारा है कि आप एक सियासी ताकत बनिए। आप बरसों से मुख्तलिफ सियासी पार्टी को, नेताओं को वोट डालते आए हैं, मगर मैं आपको बता रहा हूं कि आप सिर्फ वोट डालने वाले बने, आप वोट लेने वाले नहीं बन सके। आज असदुद्दीन ओवैसी आपके दरमियान में खड़े होकर ये बात आपसे कह रहा हूँ कि आपको वोट लेने वाला बनना पड़ेगा। आपने बरसों, पिछले 50-55 साल से आपने उन लोगों को अपना नेता बनाया जो इलेक्शन जीतने के बाद आपकी तरफ नज़र उठाकर नहीं देखते, जो इलेक्शन के ख़त्म होने के बाद आपकी तकालीफ को बयान नहीं करते। चुनाव में तो आपने राजस्थान में कांग्रेस को, कभी बीजेपी को जिताया, मगर आज आप बताइए कि जब गाटमीका में जुनैद और नसीर को जिंदा जला दिया जाता है तो कांग्रेस पार्टी में बैठे हुए मुस्लिम विधायक अपनी ज़बान खोलने से डरते हैं, गूंगे बन जाते हैं, और आप देखते हैं कि उसका नतीजा ये है कि वो जीत तो जाते हैं मगर उनकी ज़बानों पर उनकी पार्टी का हुक्म नाफिज कर दिया जाता है। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि मैं राजस्थान को अगर आया हूँ और आता रहूँगा इंशाअल्लाह ताला, तो मैं अपने लिए अपनी
ज़ात के लिए, अपनी अना की तस्कीन के लिए, अपनी मकबूलियत में इजाफे के लिए राजस्थान नहीं आया हूँ। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे दिल का हाल जानता है। मैं ये चाहता हूँ कि इस हाल में जितने लोग, जितने नौजवान बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, जिनके हाथों में सेल फोन है और जो मेरी तकरीर को रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे बड़े नेता बनो ताकि तुम खड़े होकर इन गरीब और मजलूमों की मदद करो। हमारा मकसद एक ही है कि आप नेता बने, आप लीडर बने और अल्लाह आपको ऐसा नेता और लीडर बनाए जो सिवाय अल्लाह के किसी मायका लाल से ना डरे और हक को बयान करे। इसलिए ये लड़ाई में, ये जद्दोजहद में जो हम आपके मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे हैं, आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए। हम हमारे दलित भाइयों से, आदिवासी भाइयों से भी अपील कर रहे हैं कि हमको आपके साथ की ज़रूरत है। आप भी कमज़ोर हैं, आप भी मजलूम हैं, आपका भी इस्तेसाल किया जाता है। तो ये लड़ाई में हम सबको मिलकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यकीनन बीजेपी को हराना हमारा मकसद है, मगर ये नहीं हो सकता कि हम मिट जाएंगे और मर जाएंगे और किसी को जिताते रहेंगे। ये लड़ाई सबकी लड़ाई है। इस वतन अजीज़ को बचाने की लड़ाई सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी की जिम्मेदारी नहीं है। इस वतन अजीज़ से, राजस्थान से फ़िरका परस्ती के जहर को जड़ से उखाड़ फेंकने की जिम्मेदारी सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी की नहीं है, सबकी होनी चाहिए। मगर होता ये है कि अब विधानसभा के जो चुनाव करीब आएंगे, ये सब लोग आकर आपसे कहेंगे कि ओवैसी भाषण तो जज्बाती देता है, मगर याद रखो बीजेपी कामयाब हो जाएगी। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी अगर जीत रही है तो कांग्रेस की नाअहली की वजह से, कांग्रेस की कमज़ोरियों की वजह से जीत रही है। बीजेपी अगर जीत रही है तो ओवैसी की वजह से नहीं। मैं हर जगह कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, अगर कोई ये कहता है कि ओवैसी की वजह से बीजेपी जीत रही है तो तुम राजस्थान में कोई एक ऐसा वक्त और जगह बता दो, मैं अकेले आने तैयार हूँ, मगर 5 मिनट में तुम मेरी गुफ्तगू और सच्चाई का सामना नहीं कर पाओगे। अगर आज भाजपा इख्तिदार पर है तो कांग्रेस और ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियों की वजह से है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि आपको आगे बढ़ना है। ये आपकी लड़ाई में आपको हमारा साथ दीजिए। मैं बुजुर्गों से अपील कर रहा हूँ कि आप मजलिस का साथ दीजिए। आपको बता रहा हूँ, सिर्फ 2 बातें आपके सामने रखकर अपनी बात को मुकम्मल कर लूँगा। मैं 4 महीने पहले जयपुर को आया था और जयपुर में वहाँ पर हमने कहा था कि राजस्थान में अल्पसंख्यक समाज का बजट 99 करोड़ है और अशोक गहलोत की सरकार अल्पसंख्यक समाज और मुसलमानों से इंसाफ नहीं कर रही है। मीडिया ने लिखा अशोक गहलोत और कांग्रेस की सरकार परेशान हुई। हमने एक बयान दिया तो 4 महीने के बाद बजट में अल्पसंख्यक समाज का 99 करोड़ से बढ़ाकर 400 करोड़ कर दिया गया। आप देखिए कि अगर आप लीडर बनेंगे, आप एक सियासी ताकत बनेंगे, इससे आपका ही फायदा है। तो जो लोग कह रहे हैं कि ओवैसी के आने से नुकसान होगा, हाँ, नुकसान जालिमों का होगा, फायदा मजलूमों का होगा। नुकसान ताकतवर लोगों का होगा और फायदा कमज़ोरों का होगा इंशाअल्लाह ताला। जब घाटनिका में जुनैद और नसीर को जिंदा जला दिया गया तो मुझे जमील खान ने कहा कि साहब आपको आना पड़ेगा, पीड़ित परिवार से मिलना पड़ेगा। मैं हैदराबाद से निकला और सीधा घाटनिका पहुंचा और जुनैद के घर को पहुंचा। मैंने मुतालबा किया, डिमांड किया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री क्यों नहीं जाते वहाँ पर मिलने के लिए जुनैद और नसीर के परिवार से। हमने कई मरतबा कहा तो हमने मजबूर कर दिया मुख्यमंत्री को कि वो जयपुर से अब निकलकर जुनैद और नसीर के घर को जाकर उनके घर वालों को पुरसा देती है। आप याद रखिए, आप मजलिस का साथ दीजिए,
आप देखते जाइए कि कैसे कैसे अच्छी तब्दीलियाँ आपके दरमियान में आएंगी। मैं एक रिपोर्ट अनकरीब में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 26 मार्च के बाद एक रिपोर्ट आपको पेश करेगी। उस रिपोर्ट में हम ये बताएंगे कि राजस्थान में मुसलमानों का तालीमी मौक़िफ़ कितना ख़राब है। उस रिपोर्ट में हम ये बताएंगे कि राजस्थान में मुसलमान आदिवासियों के बाद सबसे ज़्यादा गरीब है। उस रिपोर्ट में हम ये बताएंगे कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा अगर स्कूल के बाहर किसी के बच्चे हैं तो मुसलमानों के बच्चे हैं। उस रिपोर्ट में ये बताएंगे कि सबसे ज़्यादा अगर कम बच्चे हमारे ग्रेजुएट हैं तो मुसलमानों के हैं। उस रिपोर्ट में बताएंगे कि सेहत के मैदान में जो बच्चे कमज़ोर पैदा होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा नंबर मुसलमानों का है। ये पूरा डेटा सरकार का है, वो रिपोर्ट आप तक पहुंचेगी। उस रिपोर्ट को पढ़िए। याद रखिए, हमारा मकसद एक ही है कि भारत को मजबूत बनाना है। और भारत मजबूत कैसे होगा? जब भारत की कमज़ोर जनता, जब भारत की गरीब जनता, जब भारत का वो नौजवान जो बेरोजगार है उससे इंसाफ मिलेगा। और इन तीनों बातों में सबसे ज़्यादा अगर कोई कमज़ोर है तो आदिवासी, दलित और मुसलमान है। ये हमारी लड़ाई का मकसद है। मैं कभी किसी मज़हब के ख़िलाफ़ था, न कभी रहूँगा इंशाअल्लाह ताला। बल्कि मैंने तो हमेशा ये कहा है कि राजस्थान के मुसलमानों को हमारे गुज्जर भाइयों की लड़ाई से सीखना चाहिए कि कैसा गुज्जरों ने इत्तेहाद पैदा किया, अपना नेता उनके मरहूम हमारे लेट बैंसला साहब को बनाया। जाटों को देखो, राजपूतों को देखो, दूसरी बरादरियों को देखो, मगर आपका मामला यह है, दलितों का मामला यह है कि हम जज्बात में बह जाते हैं। जज्बात को जिंदा रखिए, मगर जज्बात को सही राह पर लेकर जाइए। जिस तरह दूसरी बरादरियों ने अपने होश और जज्बात को सामने रखकर अपनी तकालीफ और अपनी मुश्किलों को हल किया, कब तक हम किसी के हाथ में खिलौना बनकर इस्तेमाल होते रहेंगे? कब तक हम किसी के पैरों का फुटबॉल बनेंगे? कब तक हमको आरएसएस से डराया जाएगा? अब हमको न आरएसएस से डरना है, न जालिमों से डरना है। ये देश सबका है, ये देश किसी एक मखसूस फिरके का नहीं है। ये देश मेरा भी है। इस देश का संविधान बनाने वाला अम्बेडकर ने कहा कि इस देश में सब बराबर है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। मगर हमको जब तक हम जिद्दोजहद नहीं करेंगे, अपने हक के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, हमसे कोई इंसाफ नहीं करेगा। याद रखो नौजवानों, अगर तुम नारे लगाकर समझते हो कि तुमको इंसाफ कर दिया, इंसाफ मिलेगा, नहीं मिलेगा। याद रखो मेरे बुजुर्गों, अगर आप अपनी आंख में आंसू बहाकर समझेंगे कि दुनिया मेरे आंख से बहते हुए आंसू को देखकर मेरी आने वाली नस्ल से इंसाफ करेगा, याद रखो दुनिया तुम्हारे आंख के आंसू देखकर तुमको कमजोर समझेगी। याद रखो मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों कि रोने और धोने से कुछ नहीं होगा। मैं तुमको पैगाम देने आया हूँ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बालोतरा की जनता को पैगाम देने आया हूँ, जिन्होंने हमको जिन्होंने हमको 50 साल रुलाया, अब हम उनको रुलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जिन्होंने हमारे ख्वाबों को चूर किया, हम उनके सियासी ख्वाबों को चूर करेंगे। जिन्होंने हमको डरा कर हमारा इस्तेमाल किया, अब हम डर की बुनियाद पर नहीं, उम्मीद की बुनियाद पर काम करिए। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बस यही बातें मैं आपको कहना चाह रहा था। अभी हमको बताया गया कि कोई सतपाल तनवर साहब है भीमसेना के, उनको राजस्थान की सरकार ने राजस्थान की हुकूमत के खिलाफ बोलने पर उनको अरेस्ट कर लिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी के खिलाफ बोलते हैं तो अरेस्ट क्यों होते हैं? अरेस्ट क्यों करते आप? अरे देश का संविधान है, मैं मोदी के खिलाफ बोल सकता हूँ पार्लियामेंट में, यहाँ पर बोलूँगा। मैं गहलोत के खिलाफ बोलता था, बोलूँगा। अगर आप ये समझ रहे हैं कि खिलाफ बोलने पर आप गिरफ्तार कर लेंगे तो याद रखिए जेलें कम पड़ जाएंगी, लोग खिलाफ बोलना नहीं छोड़ेंगे। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपका बेहद शुक्रिया। आप मंजलिस
इसको मजबूत करिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह का शुक्र है कि मुझे आने का मौका मिला। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। मैं दोबारा आऊँगा। अस्सलाम वालेकुम।